नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिखो इंडिया परिवार में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय पर, जिसके अंदर हमने पहला अध्याय शुरू कर लिया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हमने देख लिए थे। आज हमारा बिंदु रहेगा अगला रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रूमानीवाद क्या होता है और रूमानीवाद के माध्यम से राष्ट्र की भावना कैसे पैदा हुई। हमें पता है कि फ्रांस की क्रांति हुई, बहुत अनेक जगहों पर क्रांतियाँ हुई, लड़ाई दंगे हुए, युद्ध हुए और ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें जितनी भी जो स्वतंत्रताएँ मिली देश को वो केवल और केवल युद्धों के माध्यम से हुई मिली। नहीं, हमें पता है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है युद्ध के माध्यम से ही नहीं, लोगों ने अनेक कहानियों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के किस्सों के माध्यम से ही लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। उसी के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में देखेंगे कि पोलैंड के अंदर जो है किस प्रकार से रोमानीवाद से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा बिंदु रहेगा रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों के माध्यम से न होकर विभिन्न प्रकार की कहानियों, किस्सों, संगीतों तथा विभिन्न कल्पनाओं के माध्यम से हुई। ठीक, हमें पता है कि राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ वो केवल युद्धों के माध्यम से न होकर किस प्रकार से हुआ, विभिन्न प्रकार की कहानियां इसमें लोगों को सुनाई गई, विभिन्न प्रकार के किस्से लोगों को बताए गए और साथ में विभिन्न प्रकार की कल्पना उन्हें बताई गई। ठीक है, और रोमानीवाद ऐसी ही एक भावना है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जागृत करने की। तो अगला हमारा बिंदु ये लिख सकते हैं हम, काव्य कला, कहानियां, किससे राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में लोगों के जीवन में अहम योगदान देते थे। ठीक, क्या काव्य हो गई, कला हो गई, कहानियां हो गई, विभिन्न प्रकार के किस्से हो गए, ये सारे के सारे जो हैं वो आपको क्या देते, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में अहम सहयोग दिया करते थे। उसी भावना के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमानीवाद क्या होता है। रोमानीवाद की अगर बात करें तो रोमानीवाद क्या होता है, तो हमें पता है कि जो रोमानीवाद है, साथ में हमने देखा किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना के लिए युद्ध हुए। युद्ध न करके, मतलब किसी कहानी के माध्यम से, किसी संगीत के माध्यम से लोगों के अंदर विशेष प्रकार की राष्ट्रहित की भावना या राष्ट्रवाद की भावना क्या करना, पैदा करना, क्या कहलाता है, रोमानीवाद कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जिसके माध्यम से एक विशेष प्रकार की राष्ट्रवादी भावना जागृत की जाती है, क्या कहलाता है, रोमानीवाद कहलाता है। यानी कि ऐसा आंदोलन जिसके माध्यम से क्या हो, राष्ट्रवाद की भावना जागृत की जाती हो, क्या कहलाता है, आपका रोमानीवाद कहलाता है। ये जो रोमानी कलाकार हुए, चाहे वो
कहानियां लिखने वाले हो, चाहे किस्से लिखने वाले हो, चाहे अन्य कोई आपके गीत लिखने वाले हो, ये जितने भी जो रोमानीवादी कलाकार थे, उन सभी ने क्या किया था, विज्ञान का महिमा मंडन किया था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि विभिन्न रोमानीवादी कलाकारों ने विज्ञान के तर्क वितर्क का महिमा मंडन विज्ञान के तर्क वितर्क का महिमा मंडन की आलोचना की तो उन्होंने क्या किया, विज्ञान जो है, विज्ञान के जितने भी तर्क वितर्क हैं, उन सभी का जो है महिमा मंडन की क्या की, उन्होंने आलोचना की। किन्होंने? रोमानीवादी जितने भी कलाकार हुए थे उन्होंने। ठीक, आगे बढ़े तो आगे हमारा बिंदु रह सकता है कि ये जो रोमानीवादी कलाकार थे, जितने भी रोमानीवाद, चाहे वो कहानियां लिखने वाले हो, किस्से लिखने वाले हो, कला से संबंधित कोई भी आदमी हो या काव्य से संबंधित कोई भी आदमी हो, उन सभी ने एक विशेष प्रकार की जो है साझा सामूहिक विरासत को राष्ट्र का आधार माना था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इनका मानना था कि राष्ट्र का आधार क्या क्या चीजें हो सकती है, तो उन चीजों में सबसे पहले शामिल किया जाता है राष्ट्र का आधार आपके साझा सामूहिक विरासत, साझा सामूहिक विरासत तथा और किसको मान सकते हैं, यानी कि साझा सामूहिक जो विरासत है वो आपके राष्ट्र का आधार हो सकती है। और इसके साथ में बात करें तो साझा सांस्कृतिक अतीत तथा साझा सांस्कृतिक अतीत राष्ट्र के क्या हो सकते हैं, आधार हो सकते हैं। किनका मानना है, ये मानना है आपके रोमानीवादी कलाकारों का। ठीक है, आगे अगर चलें तो एक दार्शनिक हुए थे, नाम था जिनका, क्या नाम था, तो नाम की बात करें तो उनका नाम था गॉटफ्रीड। क्या नाम था, गॉटफ्रीड। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति जर्मनी के आम लोगों में निहित है, ये किसका मानना था, ये मानना था आपके एक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था गॉटफ्रीड, उनका मानना था। ठीक है, अब देखो आगे बात करें तो राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है, राष्ट्र की सच्ची आत्मा उन्होंने किसको बताई है, रोमानीवाद को बताई है। अर्थात जितने भी काव्य हैं, संस्कृति है, गीत हैं, सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या है, एक राष्ट्र का आधार है और उसके साथ में क्या है, राष्ट्र की सच्ची आत्मा है। तो हम लिख सकते हैं राष्ट्र की सच्ची आत्मा, राष्ट्र की सच्ची आत्मा, उसकी संस्कृति, काव्य, कहानियां और साथ में बात करें आपके लोक नृत्यों में प्रकट होती है। यानी कि एक सच्चे राष्ट्र की जो आत्मा है वो किस में प्रकट होती है, एक तो संस्कृति में होती है, एक काव्य में होती है और कहानियों के माध्यम से भी होती है और लोक नृत्यों के माध्यम से होती है। ठीक है, आगे बात करें
तो जो स्थानीय बोलियां हैं उन पर बल दिया गया। इस आंदोलन के तहत कौन सा आंदोलन? रोमानीवादी आंदोलन। इस आंदोलन के तहत विभिन्न स्थानीय बोलियों को बढ़ावा दिया। किसके माध्यम से? रोमानीवादी आंदोलन के माध्यम से। ठीक। और आधुनिक राष्ट्रीय संदेश भी इसके माध्यम से उन्होंने दिया था। आधुनिक राष्ट्रीय संदेश देने वाला आंदोलन भी रोमानीवादी आंदोलन। ठीक। आधुनिक राष्ट्र का संदेश देने वाला आंदोलन भी कौन सा था? रोमानीवादी आंदोलन। आगे बात करें तो एक देश की बात करते हैं जिसके अंदर रोमानीवादी भावना के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अब बात करते हैं, उस देश का नाम है आपका पोलैंड। बात करते हैं पोलैंड। पोलैंड में अगर देखें तो सबसे पहले जो है संगीत व नृत्य द्वारा राष्ट्र की भावना पैदा की गई। सबसे पहले किसके माध्यम से? संगीत व नृत्य के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना पैदा की गई। ठीक। किसके माध्यम से? संगीत और नृत्य के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना पैदा की गई। ठीक है। आगे बात करें तो 18वीं सदी के अंत में एक जगह है रूस, और रूस के साथ में आप बात कर सकते हैं पर्सा की। पर्सा के साथ में एक देश और शामिल कर सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इन सभी का उस समय क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तो एक लाइन पहले यहाँ लिखते हैं कि 18वीं सदी के बाद रूस, पर्सा व ऑस्ट्रिया का विभाजन हो गया था। कौन सी शताब्दी के बाद? 18वीं सदी के बाद। ठीक है। तो इन सभी बड़ी शक्तियों का जो विभाजन हुआ 18वीं सदी के बाद हुआ और विश्व युद्ध के बाद में हुआ। ठीक है। अब बात करें तो पोलैंड जो था अब भी क्या है? स्वतंत्र देश है। ठीक है। पोलैंड न तो रूस में है, न पर्सा के अधीन है और न ही ऑस्ट्रिया के अधीन है। पोलैंड अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला देश है। ठीक है। अब लिख सकते हैं पोलैंड स्वतंत्र भू क्षेत्र वाला देश है। किस समय? 18वीं सदी के समय, जब रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। बड़ी शक्तियों का विभाजन हुआ। उस समय भी पोलैंड क्या था? एक स्वतंत्र भूभाग वाला क्षेत्र था। ठीक है। अब संगीत और भाषा के जरिए इन्होंने अपनी राष्ट्रवादी भावना का क्या किया? विकास किया। लोगों ने, कहाँ के लोगों ने? पोलैंड के लोगों ने संगीत व भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना का विस्तार किया। ठीक है। कहाँ के लोगों ने? पोलैंड के लोगों ने। किसके माध्यम से? संगीत और भाषा के माध्यम से। ठीक है। अब बात करते हैं तो आगे बात करते हैं रोमानीवादी भावना के अंदर पोलैंड में दो महान संगीतकार हुए थे। नाम था एक का केरोल
एक का नाम था क्यूपर्स्की। इनका एक म्यूजिक था, संगीत, जिसका नाम था ओपेरा। ठीक है, इन्होंने इस ओपेरा म्यूजिक में राष्ट्रीयता का गुणगान किया था। ठीक है, कौन से म्यूजिक में? ओपेरा म्यूजिक में। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीयता का क्या किया था? गुणगान किया था। और ओपेरा क्या है? संगीत। ठीक, किसका है? केरोल और क्यूपर्स्की का। ठीक है, ये हो गई पोलैंड के अंदर संगीत व नृत्य के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना पैदा करने की कुछ घटनाएं। अब बात करेंगे हम पोलैंड के अंदर भाषा के माध्यम से किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावना विकसित हुई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रवादी भावना के साथ साथ में रूमानीवादी भावना का भी धीरे धीरे कहीं कहीं पर विकास हो रहा है। और जो राष्ट्र की भावना है वो लोगों के अंदर पैदा की जा रही है, लोगों के माध्यम से, विभिन्न संगीतों के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है रूमानीवादी हमने देखा कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।